जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंडियन मैप को देखा था और वो भी इंडियन मैप पॉलिटिकल मैप देखा था। तो इंडियन मैप तो हमने देखा, उसमें हमने पॉलिटिकल मैप में ये समझा कि भारत के राज्यों यानी उसके प्रशासनिक क्षेत्रों को समझा और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जाना। लेकिन अब बात आती है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमें इंडियन मैप से ही काम नहीं चलेगा। इंडियन मैप से काम चलेगा लेकिन पॉलिटिकल मैप से काम नहीं चलेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हमें जियोग्राफी समझने के लिए सबसे पहले इंडिया का फिजिकल मैप देखना पड़ेगा। और इंडिया का फिजिकल मैप जब हम समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगी कि जियोग्राफी है क्या। ठीक है, तो जियोग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। केवल एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है ये। तो जियोग्राफी के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी और जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के टोटल 4 पार्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी और जियोग्राफी। तो समझते हैं एस्ट्रोनॉमी में तो हमें पृथ्वी का कुछ अध्ययन ही नहीं करना रहता। एस्ट्रोनॉमी में हमें पृथ्वी के बाहर यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करना रहता है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करें, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा, सूर्य, ग्रह, इन सभी के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब बात आती है टोपोग्राफी क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जो भी स्थलाकृतियाँ बनी हैं, वो चाहे नदियों द्वारा बनी हो, वो चाहे हवाओं द्वारा बनी हो, वो चाहे बर्फ़ द्वारा बनी हो या समुद्र द्वारा बनाई गई हो, तो ऐसी स्थलाकृतियों का अध्ययन ही हम टोपोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, टोपोग्राफी का ही दूसरा नाम जियोमॉर्फोलॉजी है। इसके बाद जियोलॉजी। अब जियोलॉजी देखते हैं। तो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो बचपन से हमें अभी और आपको भी यही पढ़ाया जाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये दिख भी रही है गोल। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी का जो शेप है वो जियोइड है। तो आपसे भी कोई पूछेगा तो पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड है। ठीक है, तो पृथ्वी का शेप जियोइड है, यानी कि ये ना पूरी तरह से गोल है और ना पूरी तरह से धसी हुई है, बल्कि जियोइड शेप का मतलब होता है कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए हम इसे गोल मानते हैं, ना कि ये गोल है। तो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का शेप कैसा है, तो पृथ्वी का शेप जियोइड है। अब इसी जियोइड के अंदर घुस के अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे जियोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसी जियोइड पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पूरे एनवायरनमेंट का अध्ययन करना है, यानी कि अब हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पास वनस्पतियाँ भी हैं, वहाँ पास जलवायु भी है, वहाँ पास पर्वत भी हैं, वहाँ पास झील भी हैं, वहाँ नदियाँ भी हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए हम जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे जियोग्राफी कहा जाता है। जियोलॉजी जब इसी सतह को अंदर फाड़ के निकल जाए और अंदर देखेंगे तो धधकता हुआ लावा निकलेगा, अंदर से ही तरंगें निकलती हैं, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जियोलॉजी भी नहीं स्टार्ट करेंगे, केवल और केवल जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जियोग्राफी भी हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, एक पूरे दुनिया की जियोग्राफी और एक इंडिया की जियोग्राफी। तो अभी हम लोग अपने प्यारे भारत को स्टार्ट करेंगे। आगे चल के फिर जब ये इंडियन जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको साथ ही साथ ये बताते चले कि अगर हमें इंडियन जियोग्राफी को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें इंडियन का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का फिजिकल मैप और इंडिया का ही थेमेटिकल मैप अच्छे से पता होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में तो हमने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखा था, उसी से रूबरू रहता है। लेकिन पॉलिटिकल मैप में हम उस राज्य की सभी राज्यों को, सीमाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे। लेकिन इंडियन मैप में जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप हमें किसी प्रादेशिक क्षेत्र को नहीं दिखाता, बल्कि वहाँ की इन्वायरमेंट यानी कि वनस्पतियों को दिखाता है। वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ नदियाँ हैं, कि वहाँ झील है, वहाँ का समुद्र कैसा है, इन सब की जानकारी जिस मैप से मिलती है उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, थेमेटिकल मैप क्या होता है? थेमेटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम किसी एक विषय पर ही जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी हाईवे पे हमें जैसे कि जाना है तो उस हाईवे का रोड मैप ही
थेमेटिकल मैप है, तो उसे हम हाईवे का थेमेटिकल मैप कहेंगे। यदि हमें किसी रेलवे का मैप जानना है तो रेलवे मैप अगर हम देखते हैं तो केवल अगर उस मैप में रेलवे की जानकारी दी गई है, रेलवे ट्रैक की जानकारी दी गई है, तो उस मैप को रेलवे का थेमेटिकल मैप कहेंगे। तो बेसिकली तीनों मैप में यही अंतर है कि पॉलिटिकल मैप आपको प्रादेशिक विभाजन दिखाता है, फिजिकल मैप आपको वहाँ के जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सबको दिखाएगा, और जबकि थेमेटिकल मैप आपको किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की विशेषता को दिखाते हुए उसकी जानकारी देता है। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। अब चूंकि हम लोग को इंडियन मैप पढ़ना है, यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, तो स्टार्ट कैसे करें ज्योग्राफी, समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो स्टार्ट कैसे किया जाए। क्योंकि हमारे भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। क्योंकि मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मुझे भी सही से नहीं पढ़ाया गया, और मैंने पढ़ाई पे भी उतना ध्यान तो दिया पर ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही नहीं सही था, ये सब चीज़ें इतनी कठिन लगने लगी थी कि सही से पढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन जब समझ में आया कि तो किसी चीज़ को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें जाना कहाँ पर, यानी कि हमें इसका अगर पूरा इंट्रो पता चल जाए, ये पढ़ना कहाँ से है, कहाँ ये ख़त्म होगा, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो हमारे लिए इस चीज़ को जानना बहुत आसान है। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत के उत्तर में पूरी की पूरी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि हिमालय पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब हिमालय की यहाँ बस 4 श्रेणियाँ हैं, तो हिमालय को हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए कि यहाँ ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर इनर हिमालय है, और फिर बाहर आउटर हिमालय। इसी को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और साथ ही साथ शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो भारत का उत्तरी भाग तो केवल और केवल पहाड़ों से भरा हुआ है। अब भारत के बीच वाले पार्ट या मध्य भाग में आते हैं, तो भारत का पूरा मध्य भाग समतल का मैदान है, यानी उत्तर का समतल मैदान। अब चूंकि उत्तर का दिशा है तो इसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत हैं। सिंधु नदी भी है, गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी हैं, और इन सब नदियों की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। इसलिए यहाँ का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है खेती के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान अगर है तो केवल भारत का ये मध्य मैदान है, उत्तर भारत का ये मैदान है। ठीक है, तो ये तो हमने नदियों के हिसाब से मैदान का विभाजन कर दिया, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर हम आगे चल के इसका प्रादेशिक विभाजन भी करेंगे कि पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। अब ये उत्तर भारत तो हो गया, इसके बाद नीचे हमें दक्षिण में पठार को देखना है। दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में, अब प्रायद्वीप क्या है, तो ये प्रायद्वीप या पेनिनसुला इसको बोलते हैं। तो पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा बड़ा लैंडमास या ऐसा बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से किसी जल से घिरा हो, यानी समुद्र से घिरा हुआ हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि भारत भी तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर, इसलिए भारत का ये वाला क्षेत्र यानी ये दक्षिण वाला भारत, ये साउथ इंडिया दिख रहा है आपको, वो साउथ इंडिया को पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है। अब पेनिनसुलर इंडिया में पूरा का पूरा प्लेट्यू भरा हुआ है, इसलिए इसे पेनिनसुला प्लेट्यू का नाम दिया गया है। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है अभी, तो पहले हम जानते हैं ये पर्वत क्या होता है। तो ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा हो और साथ ही साथ उसका जो ऊपरी सिरा हो वो नुकीला हो, तो उसे हम पर्वत कहते हैं। तो भारत में ये तो मान्य केवल 1000 मीटर के लिए गए, लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे तो और हर पहाड़ की, हर अपनी पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। अब बताइए, तो बहुत ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, उनकी पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, उसी तरह मध्य समतल मैदान ऐसा मैदान होता है जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मैदान हो, जहाँ लोग रह सकें अर्थात जनसंख्या निवास कर सकें। ठीक है, और जलवायु के हिसाब से वो लोगों के लिए, जनसंख्या के लिए बहुत सुदृढ़ हो जगह, तो ऐसे मैदान को हम समतल मैदान कहते हैं। अब ये पठार क्या होता है, तो पठार कुछ नहीं है। पठार ना तो समतल होता है और ना ही पर्वत होता है। इसका मतलब क्या, जो पठार होता है अर्थात प्लेट्यू होता है वो पर्वत से नीचे, पर्वत से कम ऊंचा और समतल से ऊंचा। अब कहने का क्या मतलब है, पठार ना तो बिल्कुल ऊंचा पर्वत की तरह होता है, यानी ये 1000 मीटर से ऊंचा तो होगा, लेकिन समतल मैदान भी होगा, ना कि ये खड़ी ढाल होगा। यानी कि जैसे अब इसका एग्जाम्पल आप लोग अपने घर पर देख सकते हैं।
अगर आप अपनी छत पर चढ़ जाते हैं तो आप देखिए, आप ना तो समतल पे हैं ना ही पहाड़ पर ऊंचाई पर खड़े हैं। आप समतल से ऊंचाई पर खड़े हैं, लेकिन एक आपकी जो छत है वो एक प्लेट्यू का काम करती है, एक पठार का काम करती है। तो पठार कुछ नहीं होता, ठीक है, वो ऊंचाई पर तो होता है, 1000 मीटर से ऊंचाई पर तो होगा, लेकिन वो समतल होगा उसकी ऊपर नीचे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू पामीर प्लेट्यू है। हमारे भारत के प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। इसका ये वाला पार्ट में दक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। अब भारत का बचा हुआ हिस्सा तो देखेंगे प्लेट्यू और इधर तटीय क्षेत्र। तो इस वाले मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है, कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे, यहाँ की भी जलवायु को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट है भारत का ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। ये द्वीप भी पढ़ने हमें। क्या द्वीप क्या होते हैं? तो द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। द्वीप का मतलब होता है कि ऐसा छोटा लैंड मास या छोटा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार चारों ओर से जल से घिरा हुआ। तो हमें जियोग्राफी टोटल 5 हिस्सों में पढ़नी है। सबसे पहले हमें नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ना है। तो इसे ही हम नॉर्दर्न माउंटेन या उत्तर का विशाल पर्वतमाला कहा जाता है। उसके बाद ये बीच वाला है तो इसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं या द नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हमने प्लेट्यू को देखा, तो इसे ये दक्षिण भारत में है और पेनिनसुला बनाता है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने तटीय मैदान को इंग्लिश में कोस्टल प्लेन कहते हैं। इसके बाद हमने आइलैंड देखे, तो आइलैंड पढ़े। बस इतनी ही है जियोग्राफी, वो भी इंडिया की। अब आप कहेंगे इतनी जियोग्राफी, हमने तो और भी चीज़ें पढ़ी। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन सब इसी के अंदर ही है। ज़रा देखिए कैसे। जब आप उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या यहाँ जनसंख्या निवास ज़्यादा कर पाएगी? क्या यहाँ की जलवायु को जनसंख्या ज़्यादा सह पाएगी? नहीं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं। पुराने समय से समझिए सिंधु घाटी सभ्यता भी एक नदी के किनारे थी। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी यूफ्रेटस और टिग्रिस नामक नदी के बीच में बसी हुई थी। तो आप देख रहे हैं इंसान या जनसंख्या वहीं निवास करती है जहाँ नदियाँ होती हैं। ठीक है, नदियाँ यहाँ हैं, लेकिन यहाँ रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं है मिल पाता। ठीक है, और प्लेट्यू है यहाँ का कुछ और। तो आपने देखा जनसंख्या एक नया टॉपिक निकल गया, तो हमें जनसंख्या पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ पहाड़ों और समुद्र के बीच में होने के कारण भारत में जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, तो जलवायु यानी क्लाइमेट भारत का पढ़ने को पड़ेगा हमें। उसके बाद कोस्टल प्लेन पर जलवायु अलग पढ़नी पड़ेगी, यहाँ की वनस्पतियाँ अलग। यहाँ का प्लेन पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जबकि राजस्थान में उपजाऊ ही नहीं है मिट्टी, तो हमें मिट्टी पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे पूरे भूगोल को पढ़ेंगे, यानी कि जियोग्राफी को समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग माउंटेन रेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।